So hello dear student, class 9th may confuse about this one chapter is working of institution. Actually ये चैप्टर मेरे कुछ बच्चों ने डिमांड किया था कि इस चैप्टर को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है. वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और इट इज़ गिवन एज इंस्टीट्यूशन आपके सिविक्स का चैप्टर. सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. तो मेजर टॉपिक्स जो हमारे चैप्टर में आते हैं, सो वी विल लर्न. ये चैप्टर इज स्टार्टिंग अ मेमोरेंडम. एक सर्कुलर आपको दिया है, यही सर्कुलर हमारा कहलाता है ऑफिस मेमोरेंडम. ठीक है. अब ऑफिस मेमोरेंडम होता क्या है, बेसिकली आप देखते हैं ना, सम टाइम अगर रेनी हो जाता है, सीजन रेनी डे रहता है, तो आपको एक सर्कुलर भेजा जाता है, डीएम का एक ऑर्डर होता है. आप देखते हैं ना, एक पेपर होता है जिसमें गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है. दिस इज अ टाइप ऑफ सर्कुलर. और इसी तरह का सर्कुलर बहुत सारे पास होते रहते हैं गवर्नमेंट, अंडर द गवर्नमेंट. तो अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग एरियाज में, उसी को हम ऑफिस मेमोरेंडम बोल रहे हैं. अब ये अलग अलग लैंग्वेजेस में, मतलब जो पैटर्न है उसका वो थोड़ा सा वन टू अनदर डिफरेंट हो सकता है, बट इट्स सिंपली अ ऑफिशियल सर्कुलर जो कि फॉलो करना होता है. मंडल कमीशन क्या था, क्या उसमें डिसीजन लिया गया, हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे. हाउ इट वॉज फेवर्ड बाई सम पीपल एंड समवर अगेंस्ट टू इट, वाई, वट वर द रीजन. और इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. चैप्टर आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है. तो जब हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द थ्री पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. फर्स्ट इज parliament, second is executive and third is judiciary. Here we are going to discuss one by one. आपकी बुक भी आपको one by one दे रही है. फर्स्ट पार्लियामेंट डिस्कस किया है, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी. सो लेट्स मूव इन अ सेम मैनर. तो चलते हैं, इसको आगे डिस्कस करते हैं. अब ऑफिस मेमोरेंडम ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज सिंपली, अगर हम बुक की लैंग्वेज में बात करते हैं, अ कम्युनिकेशन इशूड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी ऑफ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इशूज 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन द डिफरेंट मैटर्स. है ना. नेशनल लेवल पे कुछ अलग इश्यूज चल रहे हैं, बियॉन्ड द नेशनल लेवल स्टेट लेवल पे भी स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग डिसीजंस पर डे बेसिस पे भी निकाल रही है. तो वो एक रिटन फॉर्म में होता है. ठीक है. आप समझ लीजिए एक शीट पे एक ऑर्डर निकला है, जैसे आपकी बुक में भी आपको दिखाया हुआ है. तो दैट इज सिमिलरली अ गवर्नमेंट सर्कुलर, और वही हमारा ऑफिस मेमोरेंडम कहलाता है, एक पर्टिकुलर सिविक्स टर्म के फॉर्म में. सो ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स. ऐसा नहीं है कि कभी सालों में एक निकलता है. तो एवरीडे कंट्री में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, और ये ऑफिस मेमोरेंडम पास होते रहते हैं. अब जो ऑफिस मेमोरेंडम का इशू था, यहाँ पर आपने पढ़ा था, इज अबाउट द, सो वी लर्न हियर अबाउट द मंडल कमीशन. तो ये कमीशन बेसिकली रिजर्वेशन को लेकर के था, और मंडल जी ने वही इसको पास किया, तो इसका नाम ही हो गया मंडल कमीशन. सो फर्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1971. तो अब कई सारे लोगों की डिमांड थी, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, एसटीज, एससीज और बैकवर्ड क्लासेस को इक्वली माना नहीं जाता था सोसाइटी में. तो इस चीज़ के ऊपर काम हुआ. सो इट वॉज हेडेड बाय, तो एक कमीशन इसके लिए बनाया गया, और उस कमीशन के लीडर थे, इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल. सो इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन आफ्टर द नेम ऑफ बीपी मंडल. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to take for their advancement. अब ये बेसिकली किसके लिए काम कर रहा था? सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं. कौन सी क्लासेस? सोशली एंड एजुकेशनली. सोशली मतलब एसटीज, एससीज जो हमारे वहाँ पर इक्वली ट्रीट नहीं किए जाते थे उस पीरियड पे, उनको टेम्पल एंट्री नहीं थी, पब्लिक एरियाज़ में वो बराबर से नहीं आ सकते थे, है ना. तो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी सोसाइटी में. एजुकेशनली बैकवर्ड जैसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली ही वो कई सारी चीज़ों में लैग्ड बिहाइंड. वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है. ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, नियर द फॉरेस्ट एरिया. सो वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो ऑटोमेटिकली एजुकेशनली वो बैकवर्ड हो जाएंगे. तो ऐसे ग्रुप्स को रिजर्वेशन मिल सके, यानी उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, इसके लिए ये कमीशन काम कर रहा था. द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट ऑन 1980 एंड मेड एन रिकमेंडेशन, एंड वन ऑफ दीज वॉज द 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. अब कुछ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज और राइट्स इन लोगों को मिल सके, इसके लिए ये कमीशन काम कर रहा था. और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि भाई 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए. रिजर्व होनी चाहिए का मतलब कि ये जो 27% है, ये 27% सिर्फ इन्हीं जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको ही दी जाएगी. इसका मतलब ये था.
अब आप खुद सोचिए कि एक जो जनरल कैटेगरी होगी वो तो इस बारे में नाराज़ हो जाएगी, है ना? क्योंकि इक्वल चांस रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? सिंपली होता क्या है कि सपोज़ आपका कट ऑफ हमने काउंट किया कि भई 98% से ऊपर गया है। लेकिन अगर वो सोशली बैकवर्ड हैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए जब स्पेशल रूल बना, तो मतलब वो 90% में ही इक्विवेलेंट आ जाते हैं। तो 98% वाला और 90% वाला दोनों को आपने बराबर की रैंक दे दी। तो अब ये जो 90 वाले हैं, ये इनके तो फेवर में हो गई बात, लेकिन जो 98 वाले होंगे और इसके बीच में, ठीक है, जो 27% सीट्स रिजर्व रहेंगी, वो 90 वालों की उस कैटेगरी में, उनकी कट ऑफ कम गई उस कैटेगरी वालों को, क्योंकि इक्वल चांस नहीं मिले थे, तो उनकी कट ऑफ ही जो हाईएस्ट थी उसको ले लिया गया। बट बाकी जनरल की तो उससे भी ऊपर थी और उसके बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हुए, तो ऑब्वियसली वो नाराज होंगे ना। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ था। ओके, तो अब ये कमीशन जो था हॉट डिबेटेड इशू बन चुका था अगले कुछ टाइम तक, और इशू पहुंचा कोर्ट तक। वी नो दैट, आपको पता है, आप क्लास 8th में भी पढ़ के आए हैं, जुडिशरी इज़ अ हायर अथॉरिटी इन आर इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री। तो फाइनल डिसीजन जुडिशरी ही लेती है। तो अब इसके ऊपर डिस्कशन के बाद इशू जब गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो इट वाज डिबेटेड ओवर देयर आल्सो। अब इसमें फाइनल डिसीजन जो बात हो रही थी किस बारे में थी? द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम SC टू ST टू अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड द SEBC इंट्रोड्यूस। और फाइनली एक कैटेगरी बन गई, सोशली एजुकेशनली, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सोशली भी जो बैकवर्ड है, जिनको इक्वल नहीं माना जाता, और एजुकेशनली बैकवर्ड, इन क्लासेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात इसमें कही गई। दीज रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट, क्योंकि कोई भी डिसीजन बनाना है तो पार्लियामेंट, व्हाट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन कंट्री? पार्लियामेंट। तो डिस्कशन पार्लियामेंट में होगा, जब वो वहां से पास होगा तभी लॉ बनेगा। तो ये वहां पर काफी डिबेट इसके ऊपर हुई। मेनी पार्टीज इन पार्लियामेंट कैप्ट डिमांडिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिमांड्स। काफी सोचा गया इसके बारे में, कुछ लोग फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट थे। फाइनली इन 1989 लोकसभा इलेक्शन द जनता दल पार्टी, अब उस समय चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था ना कि जनता दल ने जीत गई थी, और उन्होंने ही लोगों को प्रॉमिस भी किया हुआ था दैट इफ दे विल गेट अ चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे वुड इम्प्लीमेंट द डिमांड। तो उन्होंने कहा था कि भाई हम अगर जीत जाते हैं तो ऑफकोर्स हम इस को इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा लागू करवा देना। ठीक है, मतलब हम आपसे कहें कि भाई आप जो है ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा सा बना के ले आओ, ये दोनों चैप्टर थॉरोली लर्न करके ले आओ, उसके बाद मैं आंसर सुन के आपको ना बढ़िया सी डेयरी मिल्क वाली 10 चॉकलेट्स का बम्पर गिफ्ट पैक करूँगी। तो मैंने उसको, आपने मुझे आंसर दिया तो फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब मैं आपको दूंगी फिर ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया। तो ऐसे ही उन्होंने भी प्रॉमिस कर रखा था कि भैया हमें वोट मिलते हैं, हम जीत जाते हैं तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। जनता दल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड इट्स लीड द VP सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड टुक डिफरेंट मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंट द कमीशन एंड फाइनली इट वॉज इम्प्लीमेंटेड द ऑफिशियल मेमोरेंडम। किस नाम से? इस नंबर के साथ, OM नंबर ये डला हुआ उसमें था, एंड इट वॉज बॉन्ड, मतलब बॉन्ड इज इट वॉज बॉन्ड से इनका मतलब है कि भाई इस डेट में फाइनली ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे गया। तो फाइनली मंडल कमीशन के थ्रू ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए ये लॉ डिसाइड कर लिया गया कि हाँ ठीक है, अब आगे जो है इन लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होने के कारण इनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। अब पीपल वर नॉट हैप्पी। अब क्यों हैप्पी नहीं थे भाई? आप इजीली इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को आराम से समझ लीजिए, समझ सकते हैं कि भाई हमारे नंबर ज़्यादा हैं, उसके बाद भी हमसे कम नंबर वालों को आपने रिजर्वेशन दे दिया, मतलब उनको वो गवर्नमेंट सीट दे दी। मतलब मेरे नंबर 95 मार्क्स में स्कोर कर रही हूँ और अगले बंदे के 90% बने हुए हैं मार्क, उसके बाद भी मुझे नहीं मिलती वो सीट, 90% वाले को मिल जाएगी, है ना? दिस इज रिजर्वेशन। तो अब मुझे तो गुस्सा आएगा ना है ना? तो बस यही कुछ रिएक्शन लोगों का था कि भाई क्योंकि बहुत सारे लोगों, जॉब का मामला है, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करने की बात हो रही है, रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो 27%, कितने परसेंट उन्होंने प्रॉमिस किया था? 20% सीट्स वर रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट जॉब। तो बहुत होती है भाई 27%। तो लोग जो है ना बड़े नाराज हो गए थे इस बात से। सो इट वॉज हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री फॉर द नेक्स्ट मैनी डेज, इवन द मंथ्स। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट, सब कुछ यही रिलेट चल रहा था। जब कोई बड़ा इशू होता है तो चारों तरफ फिर न्यूज़ पे, रेडियो पे और न्यूज़ चैनल पे वही चल रहा होता है ना, तो बस कुछ ऐसा ही उस समय हो रहा था। एंड इट लीड प्रोटेस्ट, काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ बिकेम वायलेंट। तो अलग अलग तरीके से इसको लोग अपनी इमोशंस को, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे थे। एंड और क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? बिकॉज इट अफेक्टेड द 1000 ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई, तो आपको ये चीज याद रखनी है, क्यों भाई लोग अपोज कर रहे हैं? क्योंकि 1000 ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज को ये अफेक्ट कर रहा है, तो लोग तो नाराज होंगे ही ना, और जॉब
वैसे ही ऑलरेडी शॉर्टेज में है. सो सम फेल्ट दैट बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी द रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. थ्रू दिस कम्युनिटीज कैन रीच एट द टॉप ऑफ द सोसाइटी. भाई उनको चांस मिलेगा नहीं, जो है कैपेबल, एबल, स्किल्ड, और जो नहीं है उसको आपने टॉप पे पहुंचा दिया. अदर्स फेल्ट दैट इट वुड मेक इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी. अब लोगों ने बोला कि भाई राइट टू इक्वालिटी तो सबके पास है ना, लेकिन आप उनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे करके अनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हो बेसिकली. सो दे वुड बी डिनाइड जॉब इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड, है ना. यानी वो ज्यादा क्वालिफाइड होने के बाद भी, क्योंकि उनके नंबर ज्यादा हैं, फिर भी उनसे कम नंबर वाले को सीट दे दी गई. तो ये चीज भाई डाइजेस्ट नहीं हो रही थी और कंट्री में ये हॉट डिबेटेड इशू बन चुका था. सो दैट टॉपिक वाज अबाउट दैट. अब यहाँ पर मैंने ये समराइजेशन वाला पेज आपके सामने रखा हुआ है. अब इस केस को स्पेशली जाना गया किस नाम से, इंदिरा साने वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस, क्योंकि ये टॉपिक कोर्ट तक गया. कोर्ट में इसके बारे में भाई डिबेट डिस्कशन पार्लियामेंट में होने के बाद कोर्ट पे सुनवाई हुई. एंड 11 judges of the Supreme Court, finally 11 judges of the Supreme Court heard about the argument. सबकी बात सुनी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स को सुना गया. अब मेजॉरिटी ऑफ जजेस इन 1992 डिक्लेयर्ड दैट दिस ऑर्डर द गवर्नमेंट वाज वैलिड एंड आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट ओरिजिनल ऑर्डर. इट वाज सेड दैट वेल टू डू. अब इसको इंप्लीमेंट तो किया गया, लेकिन जुडिशरी ने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया. मॉडिफाई करने से क्या मतलब था, दैट इट वाज दैट वेल टू डू. वेल टू डू का मतलब जो ठीक ठाक फैमिली से है, बहुत गरीब नहीं है. सो वेल टू डू पर्सन और द फैमिली फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गेटिंग रिजर्वेशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो ऑलरेडी वेल टू डू, ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, तो उन्होंने बोला कि जो ऑलरेडी वेल टू डू फैमिली से है उसको आप, उस कैटेगरी को आप इस रिजर्वेशन कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दो, हटा दो. द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम इन सितंबर 8 1993 अबाउट द सेम. और फाइनली ये इम्प्लीमेंटेशन कुछ इंप्रूवमेंट के साथ इम्प्लीमेंट कर दिया गया. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. अब ये तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, इंट्रो पार्ट में दिया हुआ है. अब यहाँ पर ना बेटा आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद रखना है कि मंडल कमीशन. शॉर्ट में आप इस समरी को समझ लीजिए, मंडल कमीशन वाली एक बार फिर से सुन लेना और आप चाहें तो रीड कर लेना. और उसके बाद बस ये शॉर्ट आपको इस वाले में जो पूछा जाने वाली कॉन्सेप्ट रहेगा इज अबाउट द मंडल कमीशन, कि भाई क्या था. अब जो मंडल कमीशन है आपने पढ़ा हो किस नाम से था, इंदिरा साने एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. तो इन शॉर्ट 1 मार्क में या फिर 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, व्हाट वाज द इंदिरा साने केस और राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट इट. ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पॉइंट में आपके आते हैं. नाउ इज व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. अब ये चैप्टर हमारा इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं. तो इससे हमारा मतलब क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वेयर वी सिंपली टॉक अबाउट द 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जो ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ. हियर अगेन इज एज एन अ फॉर्म. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज व्हेन वी टॉक इन इंडिया, the political institution are arranging and carrying all the tasks of the country. In modern democracy, these arrangements are known as institution. ठीक है. अब जब हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं बच्चा, तो सिंपली दिमाग में आता है कि भाई कोई पढ़ने वाली जगह या सीखने वाली जगह है ना, स्कूल कॉलेज, इस तरह से हमें इंस्टीट्यूशन बोलते ही दिमाग में आता है. बट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जब उसके आगे पॉलिटिकल वर्ड लगा है, तो यहाँ पर हमारा मतलब उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो कंट्री को रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. जहाँ पर हम लेजिस्लेचर जिसमें हम पार्लियामेंट को पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसमें सारे गवर्नमेंट और हमारे ऑफिशियल्स इंक्लूड होते हैं, सिविल सर्वेंट्स इंक्लूड होते हैं, एंड जुडिशरी जिसमें हमारा कोर्ट सिस्टम आता है. पुलिस के साथ वो पूरा एक काउंट होता है. नाउ working with institution are not easy. It has a lot of rule and regulation, and this can bind the hand of the leaders also. An institution involve the meeting committees, routines, and often lead to delays in the complication. क्योंकि debate होता है, discussions होता है. Some of the delays and complications are very useful in fact, and they provide an opportunity for wider set of people to be consulted in any decision. तो ये सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई हैं. अब इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको हम येलो पेन से मार्क कर रहे हैं यहाँ पर. तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेपरेटली फॉर द 2 मार्क क्वेश्चन. यानी आपको ये पॉइंट एज इट इज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया जा सकता है और आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन इट और जस्टिफाई इट. एक सेकेंड, ठीक है. तो आपको ये एक्सप्लेन करना है. सम ऑफ डिलेज इन कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी यूजफुल. दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू कंसल्टेट इन एनी डिसीजन. यस, ऑफ कोर्स यस. क्योंकि जब पार्लियामेंट में डिस्कशन और डिबेट चलती है तो उसमें टोटल मेंबर्स आपने पढ़े लोकसभा में कितने हैं, 543. यानी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारी टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 543 मेंबर्स आए हैं. तो कितने लोग बैठे हैं वहां पर, 543 + 2,
लोकसभा के टोटल 545 मेंबर्स हैं, तो हर इंडिविजुअल पर्सन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर उस डिसीजन की वजह से उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस चीज को वहां पर बताएगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन इसलिए बहुत जरूरी है, और हर एक के बारे में सोचना है तो उसमें ऑफकोर्स टाइम लगेगा ना। राजा का डिसीजन होता तो क्विकली विद इन अ मिनट राजा बोलता भाई इसको फांसी चढ़ा दो, इसको जेल करा दो, है ना। या फिर आप डिक्टेटरशिप की बात करेंगे, जैसे आप अभी नॉर्थ कोरिया का कंडीशन देख रहे हैं, भाई जो बोल दिया डिक्टेटर ने वही होना है, फिर तो किसी की बात चलेगी ही नहीं। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, कंसर्न लिया जाता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच डिस्कशन होगा, जो मैक्सिमम लोगों के फेवर की बात होती है वही एज अ फाइनल डिसीजन आता है, तो इसमें टाइम तो लगेगा। सो ऑफ कोर्स द प्रोसेस इज टाइम टेकिंग बट अल्टीमेटली इन फेवर ऑफ द पीपल। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझानी है। इन इंडिया, ये अभी मैं आपको एज अ होल चैप्टर प्रोवाइड कर रही हूँ एज फॉर योर टेस्ट, कुछ बच्चों ने मुझे बोला था, बाद में मैं इसका और डिटेल आपको बता दूंगी। अभी एक वीडियो है तो इसलिए बहुत लेंथी हम इसको नहीं लेके जा रहे हैं, बाद में मैं बोर्ड में इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी श्योरली। ओके, सो नाउ हिज अबाउट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमारे काउंट होते हैं, जब हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी पार्लियामेंट किसमें आता है, लेजिस्लेचर। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, जिसको हम डिवाइड करते हैं पॉलिटिकल, परमानेंट, एग्जीक्यूटिव, एंड फर्दर इज अ जुडिशरी। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे के अपने कमिंग पेजेस में वन बाय वन। अब सबसे पहले आता है लेजिस्लेचर। जब हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग, लेजिस्लेचर से हमारा मतलब है लॉ मेकिंग। रिमेंबर दिस, लॉ से ही बना है लेजिस्लेचर, बस ये याद रखना, ठीक है। तो लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग प्रोसेस कहाँ पे होती है, पार्लियामेंट में होती है। पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। व्हाट इज अ सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट की बात जब हम कर रहे हैं, दैट इज ऑल डेमोक्रेसीज इन असेंबली ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल इन इंडिया, सच अ नेशनल असेंबली कॉल्ड द पार्लियामेंट। नेशनल लेवल पे ये काम कर रहा है, लोगों का ग्रुप यहाँ पर है जिनको कि हमने सेलेक्ट करके भेजा हुआ है। सो पार्लियामेंट इज अ हाउस ऑफ द सिलेक्टेड इलेक्टेड representative of the country who are responsible to run the country, who take the decision in favor of the people and run the country. Okay, now this parliament you learn as with the two houses, दो houses आपने इसमें पढ़े, लोकसभा and राज्यसभा, है ना, आपने पढ़े थे parliament with the two houses. Now legislature, the body of elected representative at the state level is called the legislature or legislative assembly. अब यहाँ पर मेनली जब हम legislature की बात करते हैं, L for legislature, L for लोकसभा, इसको हम मेनली काउंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। द नेम मे वरी, क्योंकि जो डायरेक्ट इलेक्ट होकर के लोग आए हैं वो कौन से हाउस के हैं, लोकसभा के हैं। कंट्री में लोकसभा इलेक्शन होता है जिसके थ्रू 543 मेंबर्स इलेक्ट होकर के आते हैं। सो लोकसभा इज नोन एज द House of the people. Which house is known as the House of the people? Lok Sabha. L for Lok Sabha, L for लोगों का house. ठीक है। So the name may vary in a different countries, but such an assembly exists in every democracy. अब हमारे वहाँ पर हम इसको legislative assembly को as a parliament pronounce कर रहे हैं। अलग अलग countries में ये अलग अलग नाम हो सकता है, but democracy है तो of course वहाँ पर parliament रहेगी, ठीक है। Now what are the significance of parliament in democracy? अब इसको अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, या आप कंसीडर कर सकते हैं व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द पार्लियामेंट, या थर्ड फॉर्म में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द पार्लियामेंट, और व्हाई डू यू थिंक पार्लियामेंट इज इन इम्पॉर्टेंट। तो 5-6 डिफरेंट टाइप से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर सबके यही रहेंगे, पॉइंट यही है सब में। इंपॉर्टेंस भी आप इन्हीं पॉइंट से शो करोगे, फंक्शन यही तो बताओगे, उसके फंक्शन ही बता करके ही इंपॉर्टेंस दिखाई जाती है किसी चीज़ की। कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है कि भाई हमारे लिए क्या क्या काम कर रही है, उसके वर्क के बेसिस पे उसकी इंपॉर्टेंस को, वैल्यू को काउंट किया जाता है। और रोल प्ले यही काम कर रही है, वो उसको हम एज अ रोल प्ले दिखाएंगे, तो इन सबका आंसर सेम ही होगा। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंस, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ही पार्लियामेंट का क्या है, लॉ मेकिंग, ठीक है। व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, लॉ मेकिंग। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही लॉ बनाए जाते हैं। स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है बेटा, वो लॉ नहीं बनाती। लॉ
नेशनल लेवल पे, जो सबके लिए, पूरी कंट्री के लिए, हर स्टेट के लिए इंप्लीमेंट होता है। बट स्टेट गवर्नमेंट तो अपने स्टेट के लिए डिसीजन ले रही है ना, तो लॉ कैसे हो सकता है? तो लॉ सिर्फ पार्लियामेंट में बनते हैं। तो फर्स्ट जो ड्यूटी रहेगी, इंपॉर्टेंस रहेगी, फंक्शन रहेगा, दैट इज लॉ मेकिंग, एंड इट कैन ऑल्सो चेंज एग्जिस्टिंग लॉ और एबोलिश एग्जिस्टिंग लॉ एंड मेकिंग द न्यू वन इन देयर प्लेस ऑल्सो। अब चाहें आप तो 5 नंबर के आंसर में ये जो इसका सेकंड पॉइंट है, इसको आप सेपरेटली सेकंड पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी द 5 मार्क क्वेश्चन, 5 पॉइंट्स। ठीक है, लॉ मेकिंग, फ्रेश लॉ बनाना, एंड सम टाइम इट मे बी द कंडीशन कि भाई आज से जो है 50 साल पहले जो लॉ बने थे, अब उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। जैसे जो 370 का आर्टिकल था या जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू था, उसको हटा दिया गया। तो कुछ ऐसे कंडीशंस हो सकती हैं जो कि उस सिनेरियो में, उस कंडीशन में वैल्यू रखते थे, इंपॉर्टेंस रखते थे, बट आज वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हटाया भी जा सकता है। वो डिसीजन भी किसके थ्रू लिया जाएगा? पार्लियामेंट के थ्रू। पार्लियामेंट में अगर ये पास हो जाता है बिल, तो तभी उसके ऊपर आगे काम होगा और उसको हटाया जाएगा। मतलब डिलीट करना है या ऐड करना है, दोनों ही काम पार्लियामेंट में एज अ लॉ मेकिंग ऐड होंगे। Second importance, second duty, second function of parliament, exercise the control over those who run the government. No decision can be taken without the support of the parliament. क्योंकि पार्लियामेंट में कोई भी अपने मन से काम नहीं करेगा, सारी चीज़ें मिल करके हो रही हैं। और गवर्नमेंट कौन बना रहा है? लोकसभा। पार्लियामेंट इज अ हाउस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग विद द लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट में सारे इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट बनाती है वो कौन सा हाउस बनाती है? लोकसभा वाला हाउस गवर्नमेंट बनाता है ना। आप पढ़ के आए हैं कि भाई जो विनर पार्टी होती है वही वही गवर्नमेंट बनाती है। तो उसको कंट्रोल भी कौन करता है? पार्लियामेंट, कि भाई वो रूल रेगुलेशन को, नॉर्म्स को फॉलो करे। थर्ड, पार्लियामेंट ऑल्सो कंट्रोल द मनी मैटर ऑल्सो, कि भाई किसको कितना बजट पास होना है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने स्टेट में कुछ डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो कितना बजट लग रहा है, कितना पास होना है, पार्लियामेंट में क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, नेशनल लेवल पे कहाँ पे क्या डेवलपमेंट्री एक्टिविटीज़ होनी है। सो मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द कंट्री। तो किसके लिए कितना बजट पास होना है, ये सारा कमांड भी किसके हाथ में है? पार्लियामेंट इसको देख रहा है। और पार्लियामेंट में भी कौन सा हाउस कंट्रोल करता है इसको? लोकसभा, लोगों वाला, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा में, तो लोकसभा इसको कमांड कर रहा होता है। रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, यानी लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल? तो लोकसभा इज मोर पावरफुल। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज फंक्शंस ऑल्सो। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आपका फ्रेम होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, ड्यूटी के अलावा जब आपसे ये पूछा जाए विच वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल, देन ऑल्सो यहीं से हम कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर सकते हैं। नाउ पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसीज इन एनी कंट्री एंड इट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। तो ये आपकी बुक में दिए हुए पॉइंट है, मैं कुछ अलग यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, टेक्स्ट वहीं से कैरी होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट एज अ क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर। इन शॉर्ट यहाँ पर हम बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं बेटा, ठीक है। क्लास में तो हमने इस चैप्टर को पूरा करने में 8-10 दिन लग गए थे, अब 1 घंटे में उसको पूरा करेंगे तो शॉर्ट ही होगा थोड़ा सा, है ना। So these are the important points is about the functions, duties, role of the parliament. Next is different houses of parliament. अब हम पढ़ते हैं भाई 2 हाउस को लेकर के पार्लियामेंट कंसिस्ट होती है। प्ले अ सेंट्रल रोल इन डेमोक्रेसी एंड here the large countries divided the role and power of the parliament in 2 parts. दोनों को अलग अलग काम दे दिया जाए, जैसे आपके वहाँ पर भी अलग अलग कमेटीज बनी हुई है ना, लिटरेरी कमेटी, कल्चरल कमेटी, स्पोर्ट्स कमेटी, ताकि अलग अलग काम हो जाए अच्छे से। एक ही को आप सारे टास्क देंगे तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए अलग अलग ड्यूटीज दी जाती हैं ताकि अलग अलग काम अच्छे से हो जाए। तो इसी तरह से पार्लियामेंट को भी 2 हाउसेज में डिवाइड करके काउंट हम कर रहे हैं, एंड दे आर कॉल्ड द 2 चैम्बर्स। ये जो 2 हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इट इज also known as the lower house and upper house, and the 2 chambers of the parliament. One house is elected directly by the people, which is known as the Lok Sabha, and second one is by the state legislative assembly. The second house is elected indirectly and performs some special functions. They were looking in interest of the various state regions and the federal units. अभी जो दूसरा हाउस है राज्यसभा, जिसको हम बोल रहे हैं, तो ये राज्यसभा में हम इलेक्ट नहीं करते हैं, ये आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हो बेटा। लोकसभा में तो लोकसभा इलेक्शन कंट्री में होता है, बट राज्यसभा के लिए क्या कोई इलेक्शन होता है? नो, कोई इलेक्शन नहीं होता है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव यानी MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर आते हैं MLA, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोगों को राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। ओके, इन इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। हमारी जो पार्लियामेंट है इसमें 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। ओके, रिमेंबर दिस थिंग।
एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप पार्लियामेंट काउंट कर रहे हैं तो आपको ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, दैट द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो बिना प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। नाउ इज अबाउट इज पार्लियामेंट एंड द टू हाउसेस, अलग अलग रोल प्ले करते हैं इन ऑल डेमोक्रेसीज एंड असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल कम जा रहे हैं क्योंकि चैप्टर आपको शॉर्ट में चाहिए एग्जाम के लिए अभी, है ना। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू टू हाउसेस। अब ये हाउसेस को हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर क्लास ऑल्सो। अब ये आपके अगली क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये जो चैप्टर्स दिए हैं ना सारे इंप्लीमेंट होंगे, तो आपको पता होना भी ज़रूरी है। हाउस ऑफ द पीपल कौन सा कहलाता है? लोकसभा। लोकसभा इज नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। सो लोकसभा इज नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। क्यों कहलाता है? बिकॉज इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकेंड, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 552 ऑफ 530 तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अभी हमारे वहाँ पर जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 552 टू 530 दिया हुआ है आपको। मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट एंड 20 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। इसको टोटल मिला के हम काउंट कर रहे हैं तो इतने नंबर, बट एक्चुअली विधानसभा लोकसभा इलेक्शन में जो सीट्स होती हैं वो कितनी काउंट होती हैं? 543। तो एक्चुअल में द प्रेजेंट मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, और जितनी है एक्सटेंड करने की लिमिट दी है, बट एक्चुअली प्रेजेंट में जो है हमारी मेंबरशिप वो कितनी है? 543। दैट इज 543 प्लस 2, ठीक है। 43 तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, प्लस 2 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, तो टोटल हो गए हमारे 545। तो 5 और इसको 552 तक एक्सटेंड किया जा सकता है अगर ज़रूरत है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, तो ज़रूरत हो सकती है तो 1 2 3 आगे बढ़ सकती हैं, बट प्रेजेंटली इतनी ही है अभी 545। Second is the Council of State, that is as Rajya Sabha, दूसरा हाउस हमारा। It is usually elected by indirectly perform the some special functions. The most common work of the second house is look after the interest of the various state region. अब जैसे लोकसभा में वो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राज्यसभा में ये इंडिविजुअल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी हर स्टेट से अलग अलग मेंबर्स, यानी कहीं से 3 मेंबर्स सेलेक्ट होकर के सपोज आए हैं, कहीं से 4, कहीं से 5, है ना। अब ये नंबर अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि कुछ स्टेट्स बड़े हैं, कुछ स्टेट छोटे हैं, तो अकॉर्डिंगली strength of the states, number of the representative will be sent there in Rajya Sabha. Now it has more than 250 members. Actually जो उनका एग्जैक्ट अभी हमारे जो काउंट होता है वो 245 है, 250 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। Now here is 233 प्लस 12 होता है। 233 तो अलग अलग स्टेट से आते हैं और 12 आर नॉमिनेटेड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चर, लिटरेचर एक्सेट्रास, इन फील्ड्स को डेवलप करने के लिए। नाउ 12 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय, यहाँ पर लिख दिया आपको, अलग अलग फील्ड से सेलेक्ट किए जाते हैं। राज्यसभा इज बेसिकली द परमानेंट बॉडी। परमानेंट बॉडी ये इसलिए कहलाती है बिकॉज ऑल द, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और पूरा का पूरा लोकसभा दोबारा से इलेक्ट होता है। इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द विशेस ऑफ द पीपल। अगर मुझे लग रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव ने अच्छा काम किया तो नेक्स्ट टाइम मैं उसी को वोट दूंगी, ये मेरी चॉइस है। नहीं लग रहा है काम अच्छा किया तो मैं नहीं दूंगी वोट, है ना, तो चेंज हो सकते हैं। तो पूरा का पूरा 545 मेंबर्स एक साथ बदल जाता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है बेटा। यहाँ पर 2/3 करके, मतलब एक पार्ट में लोग चेंज होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिनिस्टर्स हैं, चेंज होते हैं। सो हियर इज 1/3 मेंबर्स ऑफ रिटायर्ड एवरी 2 years, हर 2 साल बाद, यानी आप कह सकते हैं टुकड़ों में, ठीक है। कुछ मेंबर्स 2-2 साल में, कुछ मेंबर्स का ग्रुप, एक ग्रुप के फॉर्म में वो चेंज होते जाते हैं। पूरे के पूरे राज्यसभा के टीम को एक साथ डिसॉल्व नहीं किया जाता है, एक साथ नहीं हटाया जाता है, अपॉइंट नहीं एक साथ पूरे फ्रेश किए जाते हैं। तो ये 1/3 के रेशियो में, कुछ लोग 1/3 लगभग इस बार चेंज हुए, फिर 2 साल बाद चेंज होंगे, फिर उसके 2 साल बाद चेंज होंगे। सो दैट्स वाई राज्यसभा इज नोन एज अ लिटिल परमानेंट टाइप ऑफ हाउस। At present 245 members in Rajya Sabha, that may be extended but presently इतने हैं, and that is different states and the union territories. Now is about the difference बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। अब ये चीज़ें मैंने क्लास में भी आपको बताई हुई हैं, लोकसभा और राज्यसभा। फिर से आप इसमें क्विक रिव्यू देख सकते हैं, इसको आराम से आप पढ़ लीजिए, इससे आपका क्लियर हो जाएगा ये सारे पॉइंट। अगर क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट, तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमने ऐड कर लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ काउंट करा दूँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई डू यू थिंक लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, तो भी आप इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, वैसे तो सेपरेटली कुछ पॉइंट ऐड होंगे जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो पार्लियामेंट वाले कुछ पॉइंट और इन पॉइंट से मिला करके भी आपका आंसर बन जाता है। तो ये पीछे आपने पढ़ा है, क्लास 8th में भी पढ़ा हुआ है, तो फिर से आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ इज अबाउट द ये हो गया लेजिस्लेचर। यहाँ तक हमने जो पढ़ा पार्लियामेंट के बारे में, जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा आ जाता है लेजिस्लेचर। फर्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेचर, जहाँ पर लॉ बनाए जाते हैं। दूसरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आता है हमारा एग्जीक्यूटिव। अब जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव कौन होता है बच्चा? एग्जीक्यूट करने वाला, ठीक है, पॉलिसीज के ऊपर काम करने वाला, एग्जीक्यूट करना है। सपोज अगर हम अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो भी स्कूल को रन कर रहा है, हम एज अ एम्प्लॉय हैं, राइट। अब मैनेजमेंट ने अगर कोई डिसीजन बनाया कि भाई ऐसे रूल्स हैं, भाई आपका स्कूल 26 से 9 o'clock की टाइमिंग पे चलेगा, तो हम एग्जीक्यूट करेंगे। हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? हम मेक श्योर करेंगे कि बच्चों को मैसेज डाल देना है, बच्चे एग्जैक्टली उसी टाइम पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो भाई हम उनको टोकेंगे, है ना। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉल देम ऑल्सो कि भी टाइमली आना है, ड्रेसअप उनका क्या है वो फॉलो करना है, एंड सो मेनी रूल्स आर देयर। सो वी आर एग्जीक्यूटिंग, हम उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, तो वी आर जस्ट एज एग्जीक्यूटिव। समझ गए? तो बस एग्जीक्यूटिव का काम ऐसे ही होता है। द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, the functionaries take the day-to-day decision but do not exercise the supreme power on behalf of the people. These functionaries are called the executive because they are in a charge of the executions of the policies of the government. In democracies, country executive that is elected by the people for a specific period is called the political executive. और permanent executive कौन से होते हैं? Who are appointed on a long term of basis. अब यहाँ पर first you should be clear who are the executive. Now two types of executive, political executive and permanent executive. पेन मोटा है, रेड वाला लेते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड सिविल सर्वेंट। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन से हैं? जो भी गवर्नमेंट में है, ठीक है, जैसे लोकसभा के जितने मेंबर हैं, गवर्नमेंट जितने हैं, लोकसभा मेंबर मतलब जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, तो जिनको हमने इलेक्ट करा था वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव बेसिकली सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे IAS, IPS, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये सब आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में। तो अभी कंफ्यूजन होगा कि भाई पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु आर एग्जीक्यूटिव, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पर्सनली भी कंफर्म होना चाहिए। जब भी आप क्लास 9, 10 पढ़ के चले गए हो तो टॉपिक आपको पता होना भी बहुत ज़रूरी है इन योर पर्सनल लाइफ और एज फॉर द एग्जाम पर्पज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो जल्दी से आपको ये पॉइंट्स भी दिखा देते हैं। ये हैं आपके यहाँ पर डिवाइडेड पॉइंट, जिनको आप आराम से स्टडी कर लीजिए और आपका ये क्वेश्चन रेडी हो जाता है। हु आर एग्जीक्यूटिव एंड डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? दीज आर बेसिकली द सिविल सर्वेंट आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म। एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्ट्री है ना सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आती है। और यहाँ पर हम काउंट करते हैं जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका रिटायरमेंट एज होता है ना। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो 5 साल में रिटायर हो जाते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव रिमेन इन देयर जॉब टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। 60 ईयर्स का रिटायरमेंट है तो 60 ईयर्स के बाद ही वो अपनी जॉब को टाटा बाय करके जाते हैं, तब तक वो जॉब पे बने रहते हैं। 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, जो जब अपॉइंट हुआ अकॉर्डिंगली उसका वर्किंग पीरियड काउंट हो जाएगा। लेकिन ये तो 5 साल में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव 5 साल में बदलेंगे ही बदलेंगे, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। दे रिमेन इन द ऑफिस ओनली लॉन्ग एज दे कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब 5 साल तो उनका एक टेन्योर है ही है, बट हो सकता है कि इन बिटवीन पीरियड पे भी वो डिसॉल्व हो जाएं। 2 साल में, 3 साल में भी हो सकता है पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाए, या लोगों को कॉन्फिडेंट ना हो, वो डिमांड कर सकते हैं री इलेक्शन की, तो भी चेंज किए जा सकते हैं, राइट। बट दे रिमेन इन देयर ऑफिसेज इवन द रूलिंग पार्टी चेंज। ये चेंज होती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर 5 साल में नए आते रहेंगे, बट ये वही रहेंगे जो थे। दे रिमेन इन देयर ऑफिसेज टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। Okay, they are answerable to the people for the consequences of their decision. They are less powerful and they are not answerable to the people, क्योंकि इनको लोगों ने अपॉइंट नहीं किया है तो ये लोगों के लिए आंसरेबल नहीं है। इनको अपॉइंट किया है उसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर, तो जो अपॉइंट करता है आप आंसरेबल उसी के लिए है ना। So they are more powerful, they take all the final decision, but they are not having such decision making power. ये लंबे समय तक पावर में है, बट डिसीजन मेकिंग पावर इनकी नहीं है। ये पावर किसके पास होती है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास होती है। ओके, तो ये सिंपल से पॉइंट हैं और एक ही पेज में देखो छोटे छोटे से पॉइंट्स आ गए हैं। तो सिंपली आप 5 पॉइंट्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स, 5 मार्क का क्वेश्चन है 5 पॉइंट, अकॉर्डिंगली आपको लिखने होंगे। करेक्ट? ओके। अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब
जब हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव में आपकी क्लास में आपके सिलेबस बुक में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज को यहाँ मार्क किया हुआ है। मेनली इज अबाउट द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव की बात हमने करी, इसके अलावा फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपको कंफर्म होने चाहिए, याद होने चाहिए। सो अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है हमारी कंट्री के वो प्रेसिडेंट ही करता है। कौन कौन से करता है, लेट्स चेक। सो ही शी जो भी होगा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। एट द सेम टाइम ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अदर मिनिस्टर ऑन द ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एंड ही अपॉइंट द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, एंड ही अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द एम्बेसडर्स टू द कंट्रीज। तो जितने भी हायर अथॉरिटीज हैं, डिग्नेटरीज हैं, ये सब अपॉइंट होते हैं किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू, राइट। अब डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हम करते हैं जब हम यहाँ पर काउंट करेंगे मिनिस्ट्री को अंडर द एग्जीक्यूटिव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर। इट यूजुअली 60 to 80 मिनिस्टर ऑफ द डिफरेंट टास्क। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स का ग्रुप। अब ये जो मिनिस्ट्री होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 1, 2 and 3, ठीक है। अब 3 डिफरेंट पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं कॉलम वाइज, तो इसको हम डिवाइड करते हैं एज द इंपॉर्टेंस, और नंबर्स अलग अलग डिवाइड रहते हैं ग्रुप लोगों के, मिनिस्टर्स के। सो कैबिनेट मिनिस्ट्री इनर सर्किल होता है सबसे इंपॉर्टेंट, और जितने भी मेजर मेन डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के थ्रू लिए जाते हैं यूजुअली। इसलिए यहाँ पर लिखा है आपकी बुक में, द टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी इंक्लूडेड अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर, ओके, हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्री। जितने, कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं ना जो कैबिनेट मिनिस्ट्री, मतलब जितने भी मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, बहुत सारा ग्रुप है, बहुत सारे मिनिस्टर्स से मिलके एक ये ग्रुप बना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम बोल रहे हैं इसको, राइट। अब इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और इसका इनर सर्किल, आप सोचिए 3 सर्किल हैं, और इसका जो इनर सर्किल है, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम हटाते हैं। अब ये काम कर रहा है एज अ 3 सर्किल, ठीक है, और जो इसका इनर सर्किल है वो है कैबिनेट मिनिस्ट्री, और ये कैबिनेट मिनिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्जेस, जिसको कि अपने स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, आर यूजुअली चार्ज ऑफ द स्मॉलर मिनिस्ट्री एंड दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन दे आर स्पेशली इन्वाइटेड। अगर कुछ ऐसा बड़ा इशू है जिसमें उनको इन्वाइट किया जाता है तब वो जाते हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे डिसीजन डे टू डे में होते हैं जिसको कैबिनेट मिनिस्ट्री खुद ही डिसाइड कर लेती है। और थर्ड आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एन रिक्वायर्ड असिस्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री। Deputy ministry is also a part of it. They are like the minister state but junior to them. So the cabinet work as a team. No minister can openly criticize any decision of the government even if it is about another ministry of the department. Every minister has secretaries who are basically the civil servants. क्यों होते हैं सिविल सर्वेंट्स? देखो, मिनिस्टर्स इस हायर एजुकेशन के साथ नहीं होते हैं, वो इतनी स्टडी करके नहीं आए होते हैं, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, उन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, यानी बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है, उनका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन हायर होता है। मिनिस्टर्स थोड़ा ना बेसिकली सारे के सारे हाईली एजुकेटेड होते हैं, तो उन सभी को सेक्रेटरीज मिलते हैं और वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, सिविल बैकग्राउंड से, क्योंकि वो भाई एजुकेशन लेके आए हैं, हायर एजुकेशन के साथ वहाँ पर वो हैं। सो द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्ट्री टू टेक डिसीजन। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो अपने सेक्रेटरीज के साथ बात करेंगे, जो उनको प्रेफर किया जाएगा, एडवाइस किया जाएगा, सजेस्ट किया जाएगा, अकॉर्डिंगली डिसीजन को फाइनलाइज करेंगे वो पर्टिकुलर मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी से कंसर्न करने के साथ में, क्योंकि सेक्रेटरी मतलब जो भी सिविल सर्वेंट है, जिसको कि आप IAS IPS ऑफिसर काउंट कर रहे हैं एज, उनको पता होता है, तो वही बाद में उनको सजेशन देते हैं। और कोई भी सपोज हेल्थ मिनिस्टर है, तो भाई उन्होंने MBBS तो किया नहीं है ना, तो वो डॉक्टरी का कोई भी डिसीजन, मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन वो कैसे दे सकते हैं? वो ऑफकोर्स कंट्री के सामने डिक्लेयर कर रहे हैं, डिसीजन उनके थ्रू निकल के आएगा, बट उसके पहले वो डॉक्टर से कंसर्न करेंगे। सपोज कोविड का पीरियड था, तो अगर हमने डिसाइड किया कि भाई मिनिस्टर ने ये अनाउंस कर दिया है, तो भाई उनका अनाउंसमेंट खुद से नहीं है, पहले वो डॉक्टर्स की टीम के पास मिलेंगे, जानेंगे सारा सिनेरियो, क्योंकि मिनिस्टर्स को पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी, कंट्री, पॉपुलेशन कहाँ पे क्या कंडीशन है, ये सब मिनिस्टर्स को पता है। डॉक्टर को इस बात से कोई मतलब नहीं, बट डॉक्टर को ये पता है कि मेडिकल हेल्थ
प्रॉब्लम क्या है, तो उनसे कंसर्न किया जाएगा और अगर रिक्वायर्ड है तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लिए जाएंगे। जैसे कोविड पे था तो पूछा डॉक्टर से कि भाई बहुत टफ सिचुएशन है, तो भाई अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइमिंग पे आप देख रहे थे ना, कई स्कूल्स में स्कूल्स खुल चुके थे, कई स्टेट्स में स्कूल काफ़ी बाद में खुले, तो इस तरह से डिसीजन लिया जाता है अपने सेक्रेटरीज के साथ और एक्सपर्ट्स की सजेशन के साथ में। तो डिसीजन ऑफकोर्स फाइनलाइज करता है कौन? मिनिस्टर। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर यू लर्न एज द लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट जो बनती है, व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री who as a winner party and make the government for the country। अब वो सारी मिनिस्टर्स की टीम का जो लीडर है वो कहलाता है भाई प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के क्या काम है, यहाँ पर शॉर्ट में हमने आपको दे दिए हैं क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। ही चेयर द कैबिनेट मीटिंग। तीनों में आपने 3 डिफरेंट पार्ट्स पढ़े जो आपकी बुक दिखा रही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैबिनेट मीटिंग। उसको चेयर कौन करता है? मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो भी काम हो रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम भी ये देख रहे हैं। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइजेस बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। अगर अलग अलग पॉलिटिकल डिपार्टमेंट्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या क्लैश आ रहा होता है जहां पर उनकी ओपिनियन मैच नहीं कर रही होती है, तो फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर देता है कि भाई आप ये करेंगे। He exercises the general supervision of a different ministry and finally all ministers work under the leadership। ओके ये उनके मेजर टास्क हैं। इसके अलावा भी बुक में आपको दिए हुए हैं और मैंने क्लास में भी आपको बुक में इंपॉर्टेंट टास्क और ड्यूटीज दिखाई हुई हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर। भाई किसको क्या काम करना है, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर ये डिस्कशन होता है। ही हैज़ द पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर ऑल्सो, यानी ही इज अ लीडर। अगर किसी मिनिस्टर का करप्टेड केस आता है, करप्शन में इन्वॉल्व अगर कोई आता है, तो प्राइम मिनिस्टर उसको उसकी पावर से डिसमिस कर देंगे। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर quit, the entire ministry quit, and thus if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister who is the most powerful। तो अब ये जो लास्ट में सेंटेंस, अच्छा 8th वाले पॉइंट को हम बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्विट, द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट, क्योंकि लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो अगर प्राइम मिनिस्टर सरेंडर कर देता है, क्विट कर देता है, तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री चेंज होगी, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को भी क्विट करना होगा। ठीक है, दिस इज द रूल। नाउ दस इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन। अब हमने पढ़ा कि भाई जो पूरी मिनिस्ट्री है वो आपने पढ़ा था कि 3 ग्रुप्स में, पीछे हमने पढ़ा था ना, 3 ग्रुप्स में डिवाइड होकर के हम 3 सर्कल्स में काउंट कर रहे हैं। उसमें इनर सर्कल और सबसे पावरफुल होता है कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो अगर मिनिस्ट्री में, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में सबसे पावरफुल कैबिनेट मिनिस्ट्री है या कैबिनेट है, तो कैबिनेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट part of the parliament। He is a leader and the head of the government also in India, and here we have marked all the 7 to 8 points is about the duties and functions of prime minister। Now coalition government and impose the certain कंस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स आपके इसके रिगार्डिंग आपकी बुक कहती है, द प्राइम मिनिस्टर इज द कॉलिजन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक। कॉलिजन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट एबल टू क्लियर द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब 50% से ऊपर की सीट होगी तभी पॉलिटिकल पार्टी जो जीती है वो गवर्नमेंट बनाएगी। बट अगर वो 50% की जगह 49% सीट्स के साथ जीती है, तो वो भले ही दूसरी पार्टी से, बाकियों के 49, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी को 40 मिले, 30 मिले, 20 मिले, 25 मिले, तो 49 वाले सबसे ज़्यादा हैं, ये विनर पार्टी है। तो विनर पार्टी तो ऑफकोर्स ये है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि टू मेक द गवर्नमेंट इट शुड बी क्लियर द मेजॉरिटी, मीन्स मोर देन हाफ। अब 100 में से एज एन एग्जाम्पल 100 का हाफ हो गया 50%, तो 50% मेजॉरिटी के साथ उस पॉलिटिकल पार्टी को सीट्स विन करनी ही करनी है, तब वो इंडिविजुअल गवर्नमेंट बना सकता है। बट अगर वो एक भी मेंबर कम हो जाता है, वहां पर 50 की जगह अगर 49 हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते हैं। तो उसमें वो क्या करेंगे? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे। तो दूसरी जो भी छोटी पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ वो ज्वाइन कर लेते हैं एंड देन मेक द गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड द कॉलिजन गवर्नमेंट, राइट? He has to accommodate different groups and the functions in his party as well as among the alliance partners। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था कि जब कॉलिजन, अगर इंडिविजुअल की गवर्नमेंट है तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो एक लीडर जो है वो फाइनल अपने डिसीजन अपने आप से ले गया। लेकिन अगर ये कॉलिजन गवर्नमेंट है तो 2 पार्टी हो गई ना, तो इतनी क्लियर कट पावर एक प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं होती। हालांकि बच्चा होता क्या है कि जो पार्टी उसके साथ ऐड होती है ना, वो भी बड़ा ग्रुप नहीं होता, छोटी पॉलिटिकल पार्टी होती है, बट फिर भी ये रूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। He has to accommodate the different group and the factions
इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग द अलायंस पार्टनर्स ऑल्सो, सबको साथ लेके इसको चलना पड़ता है, दूसरी पार्टी के मेंबर्स को भी. ही ऑल्सो हैज टू हीड द व्यूज ऑफ views and the positions of the coalition partners and the parties on who support the survival of the government depend. राइट तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है रिगार्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटीज ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है ये तो भैया आपको पता ही है कैसे होता है. लोकसभा इलेक्शन होते हैं. लोकसभा इलेक्शन में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाई प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा वो उसी में से, पहले तो हमने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए, जो पार्टी जीत जाएगी वही पार्टी के मेंबर्स सबसे पहले अपना एक लीडर चूज करेंगे, वो लीडर कहलाता है प्राइम मिनिस्टर. फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के साथ बैठकर मिनिस्ट्री की लिस्ट बनाता है. ठीक है, तो भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, एमपीज एंड मेंबर ऑफ असेंबली, एमएलएज इलेक्ट हिम. ठीक है, पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स और स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, वो सारे लोग मिल करके हर स्टेट के एमएलएज वोट करेंगे, और पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज हैं, लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं, पार्लियामेंट में जितने भी सीट्स हमारी हैं वो सब मिलके वोट करेंगे. जितने भी स्टेट्स की एमएलएज हैं वो सब मिलके वोट करेंगे, और जिस प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो हो जाएगा सिंपली प्रेसिडेंट. ठीक है, फर्दर प्रोसेस नहीं होती. लोकसभा इलेक्शन में तो पहले हम वोट देते हैं, फिर विनर पार्टी जो होती है फिर वोट डिसाइड करती है कि अब उसमें से लीडर कौन बनेगा. लेकिन प्रेसिडेंट 1 2 3 जो भी कैपेबल हैं अपना नेम देंगे, उनमें से अलग अलग नाम पे वोट जाएंगे इनके थ्रू. जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो सिंपली डिक्लेयर हो जाएगा एज अ president of the country. So a candidate standing for the post of president has to get majority of votes in win the election, and these ensure that president of India can be seen as represent the entire nation. नेशनल लेवल पे आप काउंट करते हो, है ना. सो इट शुड बी ऑल्सो क्लियर. अब आता है व्हाट आर द पावर्स. तो मैं क्लास में भी बताई थी, अगेन टेलिंग यू, पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी लर्न टू यू प्रॉपरली. ठीक है, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात अगर हम करते हैं तो मैंने जो आपको क्लास में लिखाया था, देयर आई मार्क्ड एज द डिफरेंट हेडिंग वाइज, उसकी लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, ऐसे मैंने आपको समझाया था. दैट इज अ बेटर वे, राइट. अब दूसरे यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से आंसर दे रही हूँ. आप कोई भी आंसर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू राइट द आंसर्स. डिपेंड करता है कितने नंबर के लिए आपका आंसर आ रहा है. शॉर्ट में है तो इतना चलेगा, लॉन्ग में है तो आपको थोड़ा सा डिटेलिंग करनी होती है, राइट. सो हेयर इन शॉर्ट, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट इज the President of India is the head of the state. Secondly, he exercises only nominal power. He is like the Queen of the Britain whose functions are to large extent ceremonial. यानी प्रेसिडेंट सिर्फ ओथ सेरेमनी ही करवाता है बेसिकली, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता प्रेसिडेंट, बस अपॉइंट करने का ही मेजर काम. अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो हम ऑफकोर्स कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का भी सबसे मेन काम अपॉइंटमेंट करना ही है. लोगों को अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करे, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करे, एम्बेसडर्स को अपॉइंट करे. ठीक है, डिसीजन फाइनल करने की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे सेरेमोनियल ओकेजन प्रेसिडेंट की अथॉरिटी में आते हैं. थर्ड, द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. फोर्थ, ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. इसका मतलब है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस पर प्रेसिडेंट का साइन होना जरूरी है. विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट there will be no passing of that law or the decision. जैसे पार्लियामेंट में भी आपने पढ़ा, लोकसभा से जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा से जाता है प्रेसिडेंट के पास. अगर प्रेसिडेंट साइन करेगा तभी वो आगे जाएगा. ठीक है. फिफ्थ इज ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम. अब इसके अलावा यहाँ पर हम जब स्टडी करते हैं तो इसको आप चाहें तो हेडिंग वाइज कर लें. मैं यही प्रेफर करूँगी. अगले वीडियो में मैं आपको हेडिंग वाले आंसर्स को मार्क कर दूंगी, वो ज़्यादा अच्छा मेथड है. यहाँ पर बुक के पॉइंट एज इट इज़ उठाए गए हैं. ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर ऑल्सो इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट. तो ये सारे अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होते हैं? प्रेसिडेंट. तो ये भी उसका एक इंपॉर्टेंट काम हो गया. सेवंथ, ऑल इंटरनेशनल treaties and agreement are made in the name of the president also. And 8, the president of the supreme commander of the defense forces. हमारी कंट्री की तीनों डिफेंस फोर्सेस जो हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों का जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट ही काउंट किया जाता है. ठीक है, सुप्रीम कमांडर को हम एज अ प्रेसिडेंट कंसीडर कर रहे हैं. एंड
जुडिशियल पावर भी हम उसकी काउंट करते हैं, यानी कुछ केसेस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी है कि भाई वो जो आपको डेथ पनिशमेंट मिल रही है उसको टाइम बिंग पोस्टपोन कर सकता है अगर वो जस्टिस है, एंड रिगार्डिंग टू द लेजिस्लेचर उसका इंटरफेयर होता है कुछ केसेस में, बट बियॉन्ड इट ये मेजर टास्क हैं, मेजर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हम कह सकते हैं, या पावर में आप इसको इंक्लूड करेंगे, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, नाउ लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. लिमिटेशंस क्या क्या हैं? बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट is basically performing as the nominal, enjoying basically the nominal powers. Decision making में involvement कम होता है, nominal powers, ceremonial powers basically. तो क्या क्या वो कुछ limitations हैं, ये यहाँ पर आपकी add on है. Basically ना limitations नहीं पूछी जाती हैं, powers are important. तो इस limitation को यहाँ पर add कर दिया है. You just go through with this point. अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड डिफरेंस प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम. यहाँ पर एक शॉर्ट आपको दिया है, इसको आप ज़रूर से पढ़ लेना. आगे वीडियो में जो अब डिटेलिंग करूँगी फर्दर ड्यूरिंग विंटर, तो मैं आपको वहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँगी दैट अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम और डिफरेंट प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैसे ये काउंट हो रहा है. तो इसको आप यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट बाइफिकेटेड पॉइंट डाल दिए, छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप जल्दी से समझ लेंगे, क्लिक कर जाएंगे. When and how does the president exercise his discretions? When a party or the coalition of the parties gets a clear majority in the election, the president has to appoint the leader. Now, third is judiciary. अब तीसरा इंस्टीट्यूशन हमारा जो आता है वो है जुडिशरी. जुडिशरी आपको पता है भाई, जुडिशरी का काम क्या है? जस्टिस देना. So all the courts at the different level in the country are collectively called the judiciary. It is independent and powerful institution and is considered essential for democracies. The Indian judiciary consists of Supreme Court for the entire nation and High Court in the state and district court and the court at the local level. अब ये आप क्लास 8th में ये ट्रायंगुलर पढ़ के आए हुए हो अपना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड नेशनल कोर्ट. ठीक है, 3 लेवल्स आपने पढ़े हुए हैं वहाँ पर, लोअर कोर्ट, स्टेट कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट हम जिसको बोलते हैं, एंड सेंट्रल नेशनल लेवल ऑफ कोर्ट. तो ये हम जुडिशरी के अंडर में 3 लेवलिंग करते हैं. सबसे पहले आपको भी जाना होता है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर जस्टिस नहीं मिलता है तब हम जाते हैं स्टेट कोर्ट में. यहाँ भी अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तब हम पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में, और डिसीजन और वर्डिक्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल डिसीजन. फिर उसके ऊपर आगे कोई दोबारा से री एंटरिंग नहीं होगी, फिर वो डिसीजन फाइनल होता है. द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी है, सो इट इज वेरी पावरफुल. पावर ऑफ जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या अथॉरिटीज हमारी काउंट होती हैं. हेयर we are counting power of judiciary. The judiciary in India is one of the most powerful judiciary in the world. India has in fact the integrated judiciary. It means the Supreme Court control the judicial administration in the country. ये याद रखना, integrated judiciary का क्या मतलब है. integrated, बस ये याद रख लेना. integrated system का मतलब ये 3 level of court system जिसमें सुप्रीम कोर्ट इन दोनों को भी अपने कंट्रोल में रखता है. ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस दिया है उसके बियॉन्ड हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट नहीं जा सकता है. दैट इज द इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम. इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस. अब काम क्या है जुडिशरी का? सबसे पहला काम तो है भाई सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन हो, बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट हो, बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट्स हो, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हो. तो अलग अलग लेवल पे हम अलग अलग कोर्ट में जाते हैं. भाई लोगों के बीच में होगा तो हम सीधे पहले जाएंगे लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे. सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में होगा तो स्टेट गवर्नमेंट के पास आप जा सकते हैं. 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है तो स्टेट में नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, है ना. तो इस तरह से अलग अलग कोर्ट सिस्टम हमारा बना हुआ है. सेकेंड इज फ्री फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. द जजेस डू नॉट act the direction of the government or according to the wishes of the party in power. कि भाई जो गवर्नमेंट है जैसा गवर्नमेंट कहेगी वैसा जजेस कहेंगे. नो, जुडिशरी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी. इनफैक्ट अगर कोई भी मिनिस्टर कुछ भी करप्शन एक्टिविटी में इंगेज्ड काउंट होता है, he or she also will stand in the court in front of the judiciary और उसको भी जुडिशरी पनिशमेंट देगा. That is why the modern democracies have count that an independent and legislature
एंड द एग्जीक्यूटिव। थर्ड इज इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा कि इंटरप्ट करता है? बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अगर कोई भी या तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई छेड़छाड़ करेगा तो भी कोर्ट उसको पनिशमेंट देगा। इसके अलावा सेकेंड थिंग इज दैट कोई भी डिसीजन फाइनलाइज होता है तो आपने ये प्रोसीजर पढ़ा हुआ है दैट फर्स्ट देयर इज अ डिबेट एंड डिस्कशन इन द पार्लियामेंट एंड देन आफ्टर इट वाज इट साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड देन आफ्टर इट प्रोसीड टू द कोर्ट। फाइनली सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिड करता है, तब तक वो बिल होता है। सुप्रीम कोर्ट जब उसको वैलिड करता है, साइन कर देता है, तो तब वो बन जाता है लॉ। तो वो इंटरप्ट कर रहा है उसके इंटरप्शन के साथ ही। इसी तरह से अगर कोई डिलीट होना है तो भी सुप्रीम कोर्ट जब तक उसको फाइनलाइज नहीं देगा, यानी हरी झंडी नहीं दिखाएगा, तब तक वो फाइनल नहीं होंगी चीजें। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? अब ये आपका सेपरेटली 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? सो जुडिशियल रिव्यू से क्या मतलब है हमारा? दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और एट द स्टेट लेवल इफ they find such a law or action is against the constitution. Thus they can determine the constitutional validity of any legislature or action of the executive in the country when it is challenged before them, and this is known as the judicial review. If the court find that a law or an order of the executive disobey the provision of the constitution, it declares such a law or order very or as an avoided form. तो उस कंडीशन में जुडिशियल रिव्यू ही हमारा काउंट होगा। यानी जुडिशरी के पास पावर है सिंपली कि कौन सा लॉ वैलिड होना है, कौन सा इनवैलिड करना है। जुडिशरी चेक करेगा कि वो लोगों के फेवर में है या नहीं है। व्हेन it will means they think it's correct in favor of the people, then it will be finalized. और बने हुए लॉस को भी चेक किया जाता है। only then the final decision will be taken. तो इस पैराग्राफ को आप यूज कर सकते हैं एज द जुडिशियल रिव्यू। यू कैन टेक योर बुक ऑल्सो फॉर द रिविजन ऑफ दिस पॉइंट ऑल्सो। वहां पर एक अच्छी लाइन दी थी जो यहाँ पर मिस हो गई है। नाउ इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इज एज द गार्जियन। ये हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं बेटा। जब आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जुडिशरी, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय जुडिशरी, तो आप यही आंसर लिखेंगे। ठीक है। अब अगला फंक्शन क्या है उसका अगली इंपॉर्टेंस क्या है, अगली ड्यूटी क्या है, अगला रोल हम क्या कह रहे हैं? गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। हमारे 6 फंडामेंटल राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो कोर्ट इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन का मतलब यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसको कंप्लेन करते हो? जाके अपने घर पे पेरेंट्स को बताते हो ना। तो इसी तरह से अगर कोई हमारे राइट्स को वायलेट करता है तो हम अपने गार्जियन को बताएंगे कि भाई हमारा ये राइट वायलेट किया गया है। 6 फंडामेंटल राइट्स को स्पेशल अथॉरिटी दी हुई है। उस केसेस में हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट हमें जस्टिस देगा। तो दैट इज वाई कोर्ट इज नोन और जुडिशरी इज नोन एज द गार्जियन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स। ऑल द राइट्स बट फंडामेंटल राइट्स को हायर अथॉरिटी मिली है, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर हमारा कोई लॉ वायलेट किया जाता है, चाहे वो फेलो बीइंग के थ्रू हो या किसी मिनिस्ट्री के थ्रू हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो, तो हम डायरेक्टली कोर्ट को कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी शिकायत वहां पर लेके जाएंगे, कोर्ट हमें जस्टिस देगा। सेकेंड इज दैट लिटिगेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? PIL। ये आपसे 1 मार्क में भी पूछा जाए। फुल फॉर्म ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। व्हाट इज PIL? सो दैट PIL क्या होता है इस कंडीशन में? PIL इज जस्ट एज अ सपोज, इसको आप सिंपल एग्जांपल से समझो। सपोज आपकी क्लास में कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए आप अपने क्लास टीचर को अप्रोच कर रहे हो और थ्रू दी क्लास टीचर आप प्रिंसिपल को अप्रोच कर रहे हो कि भाई हमें ये करेक्शन यहाँ पर करवाना है। तो सारे बच्चों की सेम प्रॉब्लम है, क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 एप्लीकेशन तो नहीं दोगे आप सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखोगे और उस पर सबके साइन हो जाएंगे। तो वो क्या हो गया? PIL। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही होता है PIL। नेक्स्ट इज प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर। इसके साथ ही साथ जुडिशरी इंश्योर करती है कि भाई जो भी पावर में है वो अपनी उस पावर को मिसयूज ना करें कि भाई आप तो मिनिस्टर हैं तो भाई सारे काम अपने हिसाब से करवा लें। तो अगर कुछ कंप्लेन उनके अगेंस्ट आती है तो जुडिशरी इस चीज को लुक आफ्टर करेगा। दीज आर पावर्स, इंपॉर्टेंस, ड्यूटीज एंड रोल ऑफ द जुडिशरी। नाउ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। अब भाई ये जो जुडिशरी है ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो भाई इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है और क्या जजेस को भी रिमूव किया जा सकता है पावर से? सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस।
द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, SC सुप्रीम कोर्ट, HC हाई कोर्ट, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, पीछे हमने पढ़ा था विद कंसल्टेशन। अब प्रेसिडेंट को तो नहीं पता ना, बट वो कंसल्ट, इसीलिए हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट सिर्फ सेरेमोनियल पावर रखता है, जो चीफ जस्टिस है वो एडवाइस करता है, उसको पता है ना कि भाई कैपेबिलिटी किसकी क्या होगी, तो जो एक्सपीरियंस्ड ओल्ड चीफ जस्टिस जो रहेगा वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का, वो ही फर्दर नेम को आगे लेकर के जाता है। उसके बाद फाइनल नॉमिनल सेरेमनी जो होगी वो कौन करवाएगा, दैट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपका जो भी एग्जाम होता है वो चाहे सब्जेक्ट टीचर या जिसने भी ऑर्गेनाइज करवाया है वो उसको ऑर्गेनाइज करवाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पास कर दिए, उसके बाद उस पर जो सिग्नेचर होंगे सर्टिफिकेट पे वो प्रिंसिपल सर के ही होते हैं, है ना, तो सेरेमोनियल पावर है उनकी। तो इसी तरह से प्रेसिडेंट एज अ सेरेमोनियल ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी वो अपॉइंट भले ही कर रहे हैं, बट वो अपने मन से किसी को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को पता है कि क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो सजेस्ट करते हैं, तब वो अपॉइंट कर रहे हैं। द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस। Once a person appointed as a judges of the Supreme Court or High Court, it is nearly impossible to remove him or her from the position. ऐसे ही आप किसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, रिमूव नहीं कर सकते हो, तो फिर रिमूव कैसे होंगे, क्या वो कभी रिमूव नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। कब? अगर कोई करप्शन केस उनके अगेंस्ट आता है तो रिमूव करता कौन है? Here the answer. A judge can be removed only by the impeachment motion passed by separately 2/3 members of the two houses of the parliament. Again, तो जजेस को रिमूव करने की अथॉरिटी भी किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में। यानी पार्लियामेंट के मेंबर्स के बीच में डिस्कशन होगा, एंड व्हेन देयर आर 2/3 मेंबर्स, इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, ओके, सो इट्स मीन्स if majority of member is saying against to the judge, यानी जिसके भी रिमूवल की बात हो रही है, तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर का एग्रीमेंट है कि हाँ इसको भाई रिमूव कर देना चाहिए, तो रिमूव होगा। बट मेजॉरिटी ऑफ, वो भी कोर्ट में भी होगा, पार्लियामेंट में भी होगा, और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स उसके अगेंस्ट जाएंगे तो डिसीजन अगेंस्ट में जाएगा, फेवर में होंगे तो फेवर में जाएगा, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट, इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। ये भी एक फेवरेबल और पॉजिटिव पॉइंट हमारी कंट्री में है कि भाई हमारी जुडिशरी बहुत ही एफिशिएंट रही है और कभी भी इस तरह के करप्शन केसेस हमारे वहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। ओके, इन केस ऑफ एनी डाउट फर्दर यू कैन चेक द डिटेल वीडियो विल बी अपलोडेड लेटर इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो विंटर ब्रेक में हम अपने आप के लिए चैप्टर्स प्रोवाइड करेंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन कॉमेंट डाउन, ओके। तो आराम से चैप्टर को यहाँ पर हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए तो आपका चैप्टर डन, राइट। तो अब आप इसको रिवाइज कर लीजिए एंड रेडी फॉर योर एग्जाम। सो स्टे कनेक्टेड और मिलते हैं अगले चैप्टर में।